एक बेहद ही गंभीर आरोप में अमेरिका ने भारत के एक अधिकारी जो कि सीआरपीएफ की सेवा से जुड़े रहे हैं उनके खिलाफ एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लगाया है। इंडियन इंटेलिजेंस के इस अधिकारी ने निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय शख्स के साथ मिलकर अमेरिका में कथित रूप से सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची। इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को $1 लाख यानी कि लगभग 83 लाख रुपए का भुगतान तय हुआ था। अमेरिका ने अदालत में दाखिल अपने अभियोग पत्र में इस हत्या की साजिश के तार निज्जर हत्या से भी जुड़े बताए हैं। भारत ने कहा है कि वो अमेरिकी सिक्योरिटी इनपुट्स पर जांच समिति का गठन कर चुका है। भारत के लिए भी ये गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन स्ट्रेट टॉक में आज हम इस मुद्दे पर काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ सवाल लेकर आए हैं और ये वो सवाल हैं जिन पर निष्पक्ष होकर डिबेट होनी चाहिए कि आखिर कैसे एक कथित हिटमैन अमेरिकी अंडरकवर एजेंट निकल आया। क्या कहीं कोई गुट भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है या फिर अमेरिकी अभियोग पत्र ने फिर से साबित कर दिया है कि पश्चिमी देश एशियाई मुल्कों के लिए दोहरा मापदंड अपनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्ट्रेट टॉक में कुछ सवाल हैं, वो सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। आज के सवाल देख लीजिए। अमेरिकी अभियोग पत्र में भारत पर जो आरोप लगे हैं वो कितने गंभीर हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक के जरिए। एक सवाल ये कि इंडियन इंटेलिजेंस की भूमिका इस मामले में कैसी दिखती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की भारत पर किसी दबाव की रणनीति का हिस्सा है, किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिस पर पश्चिमी मुल्क अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप गंवाना नहीं चाहते? क्या कनाडा के बाद अब भारत और अमेरिका के संबंध भी कड़वे हो जाएंगे या फिर भारत की जो आक्रामकता कनाडा के साथ संबंधों में दिखी थी वो अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं दिख रही है? इसलिए कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इस मसले पर कोई बीच का रास्ता निकल आए और दोनों देशों के जो संबंध बहुत ही अहम हो जाते हैं बदलते परिदृश्य के बीच, वैश्विक परिस्थितियों के बीच, तो कहा जा सकता है कि संभावनाएं, उम्मीदें बनी हुई हैं। हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट पैनल इस मसले पर चर्चा के लिए जुड़ चुका है। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है फॉर्मर डिप्लोमेट हैं डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी। पाहवा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू मैम। जी, प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ब्रह्मदीप। और डॉक्टर जय नारायण व्यास जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, गुजरात से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। पावा सर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी कि इंडियन इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी जिसका नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन अमेरिकी अभियोग पत्र में उस पर एक गंभीर आरोप लगाए गए और ये चार्जेस हैं हायर टू मर्डर, उसको यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। इस आरोप को या फिर इस पूरे मसले को डॉक्टर पावा आप अपने डिप्लोमेटिक लेंस से किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बार कहीं मेरे से सवाल किया गया था कि आप एजेंट हैं जी, तो मैंने उस विदेशी धरती पे उनको जवाब दिया था कि अपनी सरहद पार करके जो भी नागरिक जाता है वो अपने देश का एजेंट ही होता है। हाँ, अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको आप इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं और अगर बचा रहता है तो वो अपने देश के लिए जितना भी अच्छा हो सकता है, जितनी भी अच्छी सद्भावनाएं और जितना अच्छा वो मैसेज दे सकता है वो देता है जी। तो जिनको इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स या इंटेलिजेंस के आप लोग बता रहे हैं उनको साधारण भाषा में बोला जाता है कि ये एजेंट है। तो हर भारतीय जो भारत से बाहर है और बाहर गया हुआ है वो भारत का एजेंट है। इस बात को कहने में हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके का काम एजेंसीज करती हैं या पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं होता कि हमारे कौन कौन डिप्लोमेट वहां किस पोजीशन पर हैं, या पाकिस्तान को मालूम नहीं होता, या हमें मालूम नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तानी और अमेरिकी एम्बेसी में कौन डिप्लोमेट और कौन चपरासी के पद पर आकर काम कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड पहले क्या थी और क्या नहीं थी जी। लेकिन फिर भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है जब तक वो नुकसान ना पहुंचाए या जब तक हमने कोई उनको दबाव न देना हो। आज जो ये आप बता रही हैं जो कांड हुआ है
अगर वो पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज की फेल्योर है या हमारी मूर्खता है। जिन लोगों ने हैंडल किया, उस हैंडलर्स को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। और बड़े के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 8-9 साल से जितना मेरा अनुभव रहा, व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों से बातचीत होती है, तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर इस सरकार ने बदलने की कोशिश की है। हम कुछ ऐसे भी हमने एग्रीमेंट किए हैं जिससे हमारी खुफिया जानकारियां अमेरिका को और सीआईए को ऑटोमेटिकली जाती हैं, जो नहीं जानी चाहिए जी। उतार तोड़ने बहुत मुश्किल नहीं थे। अगर ऐसा किया था तो अमेरिका ने, अगर ऐसा आरोप जो लगाया है वो अगर सच है तो, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है और सभी देशों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। खासकर मोसाद और सीआईए तो इस चीज के लिए बहुत फेमस है जी। लेकिन पकड़े जाने पर ही चोर होता है, जब तक नहीं पकड़ा जाता वो तब तक चोर नहीं होता। और अगर ऐसा हुआ है तो निस्संदेह जो आपका सवाल है, दिस इज द फेल्योर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड आवर ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल, आपने कहा कि एक फेल्योर है और कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस का भी फेल्योर कहा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ था, अगर कोई अंडर कवर एजेंट था, तो फिर जो भारतीय इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी क्या निगरानी या फिर उनके नाक के नीचे से ऐसी बातें कैसी होती रहीं और भारत को भनक तक नहीं लग सकी। और 30 जून को वो निखिल गुप्ता चेक गणराज्य में पकड़ा भी जाता है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस पूरे के पूरे मसले पर जितना कुछ मीडिया में छपा है, उस मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप क्या आकलन लगा पा रहे हैं कि जिस तरह के नामों का जिक्र किया गया है, जिस तरह से गुजरात का भी जिक्र किया गया है और निज्जर हत्या से भी इसको जोड़ने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ जो है वो अब मीडिया में है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन नेहा जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ब्रह्म वाक्य है, कूटनीति की कोई सीमाएं नहीं होती। पिछले एक दशक में हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो अमेरिका और भारत के संबंध है उसमें कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति मिलते हैं, जिस प्रकार से हाउडी मोदी होता है या ट्रंप को लेकर कार्यक्रम होते हैं, जिस प्रकार से सामरिक सहयोग की बातें की जाती है, आर्थिक सहयोग की बात की जाती है, क्वाड को लेकर बात की जाती है, चीन के साथ जब हमारे तनाव होते तो बाइडेन क्या करते इस पर चर्चा की जाती है, G20 पर लेकर से बाइडेन आते उस पर बात होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं और भारत और अमेरिका की जो साझेदारी जैसे निरूपित भी किया गया इस दौर की एक बेहतरीन साझेदारी। लेकिन वहीं पर जब गुप्ता जैसी चीजें सामने आती तो हमको पता चलता है कि जिन संबंधों को जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा है, जिस प्रकार से जताया जा रहा है, वो संबंध खोखले हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप जिस प्रकार से बाबा सर इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, एक तरफ तो आप जो सूचनाएं उनको साझा करते हैं और देखिए पन्नू के इज्जत का मामला ये कोई साधारण नागरिक नहीं, ये साथियों का मामला है। तो या तो आपके संबंधों की जो ऊंचाई है वो इतनी हो जाए कि आप आतंकियों को एक दूसरे के देशों में प्रत्यार्पित कर दे जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि दिखावे के संबंध है, जो अमेरिका जो प्रगाढ़ मित्रता की बात करता है भारत के साथ, ये एक तरह का दिखावा है जो इस तरह के अभियोग पत्र के बाद अब इसकी सच्चाई बाहर सामने आ गई है। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर ब्रह्मदीप पल्लूने, ब्रेक के लिए रुकेंगे और डॉक्टर जयनारायण व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे समझेंगे कि वो अपने पॉलिटिकल लेंस से इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं और भारत अमेरिका के संबंध और अब जो ये गंभीर आरोप भारत पर लगाए गए हैं, इसके बाद जो है वो क्या परिस्थितियां भारत की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से सामने आ सकती। सर, मैं समझना चाहती हूं कि भारत और अमेरिका, जैसा कि प्रोफेसर ब्रह्मदीप पल्लूने ने ही कहा है कि ऐसी दोस्ती जिसके जो है हर सेक्टर में जो है हम अब नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं, और प्रमोद पावा ने भी कहा कि अब ये तो इंडियन इंटेलिजेंस का भी फेल्योर कहा जा सकता है। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं और क्या कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि भारत जो है लगातार जितनी मजबूती की बात करता है वैश्विक परिस्थिति में उतना मजबूत नहीं है असल में, और ये अमेरिकी अभियोग पत्र इसका एक और ताज़ा उदाहरण है? देखिए, भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो कई सालों से मधुर रही है। ऐसा नहीं कि वो कभी हॉट कभी कोल्ड ऐसा चल रहा हो।
दो मुद्दे खास है इसमें। एक तो भारत अमेरिका से शस्त्रों का बड़ा खरीदार है। अभी जब रशिया से शस्त्रों की खरीदी की बातें अभी पोल बस्ते में गई है, तब फ्रांस और अमेरिका, ये दो देशों से भारत शस्त्रों का बड़ा खरीदार है। अमेरिका और भारत के ट्रेड बैलेंस में भी इट इज नेगेटिव एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो भारत के साथ अमेरिका के व्यापारी संबंध भी है। इसके अलावा भारत के कई वैज्ञानिक, जैसे नासा को आप ले लीजिए, तो काफी बड़ी मात्रा में भारत के वैज्ञानिक वहां नासा में भी काम कर रहे हैं, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हाईटेक इंडस्ट्रीज है उसमें भी इंडियन ओरिजिन के लोग काम कर रहे हैं जी। तो मैं नहीं कहूंगा कि ये इंसिडेंट की वजह से भारत के और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट आ सकती थी। जैसे कि ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में बताया कि ये भारत का इसमें हाथ है, और फिर उसके बाद जो घटनाएं घटी, दैट परहैप्स वुड हैव लेड टू दिस काइंड ऑफ बिटरनेस इन द रिलेशनशिप। अभी जो है वो एक तरह से आप देखें तो एक आक्षेपनामा है, और आक्षेपनामा जब तक पुरवार नहीं होता है तब तक वो इसको मान के चलना कि ये आक्षेपनामा सही है, और उसके ये कहा सुनी में आती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन स्पोक टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात है, जहां तक अमेरिका की भारत के संबंधों के साथ जुड़ी हुई, वो भारत ये ब्लॉक जो है, अभी चाइना के साथ तो अमेरिका की अभी संबंध सुधर रहे हैं, तब अमेरिका के लिए भी भारत को अपने फोल्ड में रखना विदेश नीति के मामले में भी उचित रहेगा, क्योंकि देश दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है और सबसे बड़ा बाजार है, और कई मुद्दों पे अमेरिका और भारत सहयोग से चल सकते हैं। तो मैं नहीं मानता ये हुआ है। पहले तो ये एक एजम्पशन है, और जब तक वो, जैसे ट्रूडो ने डिक्लेयर कर लिया, इस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर ले कि नहीं ये मसला था और हुआ था, तब तक उसको ये मान के चलना कि नहीं ये किसी को मारने के लिए दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। मैं नहीं मानता कि उतना उसको तवज्जो देने की जरूरत है। हाँ, तह तक जाना चाहिए, और उसमें जो भी है सही है, सच है, उसके सामने। और मैं डिप्लोमेट साहब के साथ सहमत हूँ कि अगर वो जो आपके अंडर कवर है, जो वहां रहते हैं और अपने देश के लिए जासूसी करते हैं, तो मूर्ख है अगर वो पकड़े जाते हैं। उनको एक रोल दिया गया है, दे आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दैट, दे कैरी आउट देयर वर्क इन एन एब्सोल्युटली प्रोफेशनल मैनर, और उतना आसानी से नहीं पकड़े जाते जी। लेकिन ये जो अमेरिकी अभियोग पत्र है, इसमें जो गुजरात के तार जुड़े हैं, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि गुजरात में अगर आप बताइए मुझे, गुजरात के साथ कैसे जुड़े हैं? क्या गुजरात के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो इंसिडेंटली है, गुजराती, वहां जाने के आगे पीछे कुछ घटना घटती है, तो क्या उसको आप गुजरात के साथ जोड़ेंगे? जी, ये गुजरात के साथ मैं नहीं मानता गुजरात के साथ जुड़े हैं। न तो गुजरात में सिख पॉपुलेशन उतना ज्यादा है। गुजराती जो अमेरिका में है, दे हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट both in terms of monetary and also the business interest। तो मैं नहीं मानता कि गुजरात के साथ उसको जुड़ा ये कहना उचित होगा। गुजरातीज आर बेसिकली having substantial interest in US and they still are increasing। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका जा रहे हैं। हमारे यहाँ से गत साल में
करीब 4.5 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका गए हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट स्कीम। जी। तो गुजरात हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अमेरिका एंड दे लाइक अमेरिका एज ए कंट्री टू सेटल कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो मैं नहीं मानता कि गुजरात के साथ ये एक वर्क फेलो कॉज दिस ठीक नहीं है। जी। पावा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि जय नारायण व्यास जो है वो सिरे से नकार रहे हैं कि इस तरह की जो बात कही जाती है इससे ये बिल्कुल ही गलत जो है, ये सही नहीं है और अभी ये सब जो है जांच का विषय है। लेकिन मैं अरिंदम बागची की जो प्रतिक्रिया सुन रही थी पावा जी, वो ये भी था कि वो सीधे सीधे किसी इंडियन ऑफिशियल की बात नहीं करके बल्कि एक नेक्सस की बात कर रहे हैं। तो क्या कहीं ये भारत की तरफ से फेस सेविंग दिख रही है? नहीं, अब देखिए कनाडा के, जैसे ही कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे तो तुरंत हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, वीजा बंद कर दिया कैनेडियंस का। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि हम जो 2 साल से हमने उनका ई वीजा बंद किया था, हमने ई वीजा भी शुरू कर दिया जी। तो कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज करने की कंडीशंस में आ गए। तो हो सकता है कि बैक चैनल में कोई ऐसे थ्रेट्स हो या ऐसे प्रेशर हो जिसके सामने भारत सरकार छिपी है। और जहां तक गुजरात वाली बात है, मिस्टर व्यास बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बहुत बड़ी पटेल कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर रहती है। लेकिन एक और चीज आप देखिए जो नॉर्मली दिखाई देती है एज ए लेमैन, कि आज से पहले जब हम अमेरिका या कनाडा में जाते थे तो वहां 2 ही कम्युनिटी मानी जाती थी, 3 कम्युनिटी, गोरे हैं, काले हैं और देसी हैं जी। वी द पीपल आइदर फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया, वी आर नोन एज देसी। तो हम देसी के अंदर कोई गुजराती, सिख, पंजाबी का डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये महसूस होने लगा है कि हम पंजाबी हैं और हम गुजराती हैं। और आज कनाडा में तो ये स्थिति है कि वहां वैंकूवर में या सरी में या टोरंटो में, ब्रॉम्पटन में, वहां यूजुअली वो लोग अवॉइड करने लगे हैं कि ये आदमी गुजराती है और सो कॉल्ड हिंदू है इंडिया से, तो इसको थोड़ा सा जॉब देने में या अपना मकान किराए में देने में, बेसमेंट किराए में देने में स्टूडेंट को, वो एक डिफरेंस जैसे यहाँ पैदा हुआ है हमारे भारत के अंदर भी। हम आज से 10 साल पहले हिंदू मुस्लिम में इतना डिफरेंस नहीं करते थे, लेकिन समाज की एक सोच चेंज हुई है तो उस सोच का इफेक्ट कहीं ना कहीं वहां तक तो जाएगा। बाकी अमेरिका की दोस्ती अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें अमेरिका जरूर प्रेशराइज करेगा, डू मोर का नारा लगाएगा, हमें कहीं ना कहीं हमारी बाह मरोड़ेगा कि हम सज्जे खब्बे करके उसका साथ ना छोड़ें और उसकी पपेट बनकर हम नाचते रहें। जहाँ थोड़ी खड़ा हो जाना चाहिए, एक स्ट्रांगली खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है विदेश मंत्री ने ये कोशिशें जो है समय समय पर दिखाई हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल ही दो टूक बातें करते रहे या फिर अपना एटीट्यूड दिखाते रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को तो थैंक यू कहना चाहिए कि हमने जो तेल का बाजार है इसकी कीमतें जो है हमने अंडर कंट्रोल रखी, रूस से तेल आयात कर। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब तक जो भी हमने बात की है उससे कई चीजें निकल कर आ रही हैं और ज्यादातर जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो मैं यहाँ पर अमेरिका का रोल आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि अमेरिका ज्यादातर, जैसा कि पावा सर ने अभी कहा है कि उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक दोस्ती है, ज्यादातर अपने हितों के लिए वो कूटनीति का इस्तेमाल करता है, वो अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करता है। और इस दोहरे मापदंड का जिसका अमेरिका पर आरोप लग चुका है, लगभग हर देश उस पर ये आरोप लगाते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं और भारत के पक्ष में ये जो है कितना मजबूत दिखता है दोहरे मापदंड वाली बात? देखिए नेहा जी, एक तो भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन आप जब गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो वो आप में दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि किसी राष्ट्र के किसी राष्ट्र से संबंध होते हैं। पिछले कई दशकों से हमने देखा है कि जो विभिन्न प्रधानमंत्री रहे, विभिन्न सरकारें रहे, लेकिन एक नेशन टू नेशन कॉन्टेक्ट किसी राष्ट्राध्यक्ष के राष्ट्राध्यक्षों से निजी संबंधों को डेवलप करने की जो चीजें हैं वो अंततः किसी राष्ट्र के हितों को प्रभावित कर सकती है। अगली बात यह है कि आप
भारत जो हित है, एक विकासशील राष्ट्र, पिछड़े राष्ट्र के हित, एक विकसित पूंजीवादी राष्ट्र के, कम से कम भारत जैसे समाजवादी देश के जो हित, वो अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्र के हितों से सामंजस्य बिठा ले या समन्वय कार्य, यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत की अपनी समस्याएं। अगली बात यह है कि भारत की जो सामरिक समस्याएं, वो स्पष्ट है कि भारत को रूस से दोस्ती बनाए रखना है। अब दिक्कत यह है, पिछले कुछ सालों में देखने में आ रहा है कि भारत जो है वो अपने आप को या तो गुटनिरपेक्ष दिखा दे या किसी देश के साथ दिखा दे कि हमारा यह मित्र राष्ट्र है। तो हम निरपेक्ष तो दिख नहीं रहे, लेकिन हम रूस और जो अमेरिका के बीच तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अमेरिका के दोस्त हैं। तो हम कोविड को लेकर जैसे ऑस्ट्रेलिया ने की, और हम रशिया के दोस्त हैं, तो हम क्वाड जैसे जो समूह है उनके सदस्य बनना ही नहीं चाहिए थे। तो भारत को अपने स्टेट को क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन इन सबके बीच सबसे दिलचस्प यह है कि अमेरिका को लेकर आपके संबंधों को बहुत स्पष्ट करना चाहिए, करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो है आप साथ संबंधों बावजूद यदि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता है, यदि अमेरिका जो CIA के जो बोर्ड है वो आके ISI से मिलते हैं, यह सब भारत के हितों को प्रभावित करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो निखिल जोशी का पकड़ा जाना है, निखिल जाना जी, एजेंट का पकड़ा जाना है, नहीं पकड़ा जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका भारत के साझेदारी इतना विशाल बनाने के बाद आप भारत इस प्रकार सरेआम करने की कोशिश करते हैं, उससे यह पता चलता है कि भारत को एक कमजोर राष्ट्र के तौर पर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और अमेरिकी वैदेशिक नीति का जो तरीका है, उससे भारत रूस से संबंध भी प्रभावित होंगे। आप चीन से तो दुश्मनी लेते हैं, तो भारत को अपनी विदेश नीति को अमेरिका के बारे में फिर से समझने की जरूरत है, और इस साझेदारी को भी नियंत्रित करने की जरूरत है, जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। जी, जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये किसके पक्ष में जा रहा है, इसको भी टटोलने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर जय नारायण व्यास, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या आप किसी थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखते हैं, जिसको कि इस पूरी परिस्थिति से लाभ होता या लाभ पहुँचने की उम्मीद या फिर संभावना दिखती है? देखिए, पूरे विश्व में अभी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रहे हैं। The latest example is that of China and United States of America coming together. जी. Second thing is that one is the largest democracy on this globe. The other is the oldest democracy on the globe. It will be in their interest that they maintain good relations with each other. But despite that, if something happens, then I don't think that India could be browbeaten like what happened at the time of Pokhran, when they put sanctions and refused to give us the technology for cryogenic engine and supercomputer, and India developed it. So I think that, it is in the interest of both these countries. I also for one would not advocate that India and America should always be on the argumentative terms. They must cooperate, they must collaborate, especially now it is in the interest of India that China is almost surrounding the border from the sea as well as the land border of India. So China being China, I think it will be in the interest of India that we maintain good relations with the US. Pakistan is in China's fold. Nepal has gone into China's fold. Tibet is in China's fold. Myanmar is in China's fold. Sri Lanka is that Hambantota is in China's fold. Pakistan has given Gadar. So they are. So हमारे लिए भी it is in the interest that we maintain good relations with the United States of America, but वो ताली एक हाथ से नहीं बजेगी।
लेकिन ताली 2 हाथ से बजेगी। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि दोनों ही देशों को जो है इस तरह का बर्ताव करना चाहिए, लेकिन ये मसला जो है 30 जून को अगर अरेस्ट हो जाता है इतने बड़े आरोप में निखिल गुप्ता, और उसके बाद अब जाकर अब नवंबर के महीने में ये जो अभियोग पत्र दाखिल कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों देशों में पर्दे के पीछे इस पर बातचीत नहीं हुई होगी या फिर जो है डिस्कशन? देखिए, मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं जो मस्कत का है। There is a backdoor diplomacy because of which now the Muscat has started heading to the possibility of the giving the bails to those who were booked for the spying on behalf of Israel. So बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहती है। सर हमारे साथ है, वो तो डिप्लोमेट रह चुके हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी कभी थमती नहीं। वो ये कि दूसरे देश को लेकर या अपने खुद के वजह से कुछ तो चलता ही रहता है। तो वी विल लाइक टू मेंटेन द नॉर्मल रिलेशंस एज फार एज पॉसिबल। बिल्कुल। तो लगता है कि प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने समय की कमी की वजह से इस वक्त अब हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन पावा जी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पावा सर, आपने सुना कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है और डिस्कशंस है वो तो चलती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर जो यूएस के उच्च अधिकारी भी अगर भारत आते हैं, खास करके इन चिंताओं को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद भी आपको कहाँ कमी लग गई कि अभियोग पत्र तो दाखिल होता ही है, मीडिया में भी छप जाती है बातें और इतनी डिटेल के साथ छपती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत को शर्मिंदा करने की कवायद या फिर कोशिश, और इससे क्या फायदा अमेरिका को पहुंचता हुआ दिख रहा है? पावा सर। देखिए नेहा जी, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और वो सब वही हैं जो मीडिया में आती हैं या आम पब्लिक के सामने आती हैं। इसका एक पहलू और होता है जिसको आप समझ सकती हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुने, बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश करें जी, तो सकता है कि कुछ और ही नजर आए। जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो ही होता हो, या जो हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो दिखता ही हो जी। देखिए, माने या ना माने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया आज एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में है। हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या चल रहे हैं उसमें, और ये विश्व युद्ध इसलिए होते हैं कि एक नई व्यवस्था को लागू किया जाए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था जिसमें पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट ने, सोवियत लॉबी ने और वेस्टर्न लॉबी ने अपने अपने हिस्से बांट किए थे। हिंदुस्तान को भी 2 हिस्सों में बांटकर एक अमेरिका पाकिस्तान ले गया था और भारत को सोवियत लॉबी में डाल दिया था। ऐसा ही जर्मन के साथ हुआ, कोरिया के साथ हुआ। तो दोबारा से पूरे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उसके अलावा डिप्लोमेसी के अतिरिक्त जो एजेंसीज होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये देश के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट या एक ही ट्रैक पर काम करती हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दुश्मन को खुद सपोर्ट करना होता है। तो इस बात पर भी तो शक किया जा सकता है कि परमवंत सिंह पन्नू को कहीं ना कहीं हमारी एजेंसी या हमारी सरकार भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ पुश कर रही हो। ऐसा भी शक किया जा सकता है कि अगर खालिस्तान की आवाज विदेशों में उठनी शुरू हुई है तो इसके पीछे कौन सी ताकतें हो सकती हैं? अमेरिका और भारत के संबंध भी कनाडा की तरह ही कड़वे हो जाएंगे, या फिर जो भारत का रुख दिख रहा है उससे लग रहा है कि संबंध मजबूत बने रहेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड की तरह जो है इसको हैंडल किया जाएगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है इसको चलाई जाएगी? हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नारायण, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब ये जो पूरी बातचीत के बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ जो है वो तेजी से हर 2 हफ्ते में या हफ्ते में चीजें बदल रही हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि जब सितंबर के महीने में दिल्ली समिट होता है G20, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा जो इसके समूह के देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत की पावर को भी समझ रहे हैं, भारत को समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीन लॉबी जो है वो स्ट्रांग हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझने में और मुझे और मेरे दर्शकों को मदद करे कि इसके बावजूद इस तरह का एपिसोड नवंबर में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि चीन के जो इक्वेशंस थे, लीडर्स ऑफ चीन के,
वो काफी बदल रहे हैं और आने वाले समय में और भी बदलेंगे। तो ये चीन वाली जो बात है और भी फैक्टर्स थे। भारत ने जब वो कॉन्फ्रेंस की, वो समिट की, उसके इवन कम्युनिक ड्रॉ नहीं हो सका था। तो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द बैकडोर डिप्लोमेसी। जब एक छोटा सा देश कम्युनिक ड्रॉ कर सकता है, अब भारत जितना बड़ा देश 1 साल चलता है, 1 साल बैकडोर डिप्लोमेसी में आप कोई कम्युनिक डेवलप नहीं कर सकते हो। आई थिंक दिस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। मगर ठीक है, वो हमारी अंदरूनी बात है, इसको चर्चा करना मैं नहीं चाहूंगा जी। मगर ये चीन वाली जो बात है, मैं मानता हूं कि भारत को आने वाले समय में चीन से सतर्क रहना पड़ेगा। जमीन और जल दोनों से चीन भारत को घेरे हुए है। अरुणाचल प्रदेश का जहां तक सवाल है, करीब करीब एक खासा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का चीन ने अपने हथिया रखा है। फिर वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसने पार्ट ऑफ इट दैट हैज बीन गिवन टू चाइना, दैट इज आल्सो विद देम। देन गलोपा और शॉक जो दौलत बेग कोल्डी पे सीधी नजर रखते हैं, वो भी चाइना ने स्ट्रेटेजिक अपने लोकेशन बना रखी है। तो कई चीजें ऐसी है जो भारत को हमें चिंतित रहना होगा, और नहीं रहे तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दोस्त बनकर या फिर जो है खुलेआम जो दुश्मनी दिखाते हैं, वो लगातार भारत को बैक स्टैबिंग करते हुए दिख रहे हैं। और इस पूरी परिस्थिति में भारत का जो पक्ष है वो मजबूत शायद हो जाना उनके हित में भी नहीं है। पावा सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब सऊदी अरब और बहुत ही गंभीर आरोप इसी तरह के लगे कि जो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या में, और उसके बाद भी उस देश के साथ जो संबंध इतने प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है जो मुस्लिम नेशंस है उसमें अमेरिका अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं करना चाहता है। उस मुकाबले इस केस को आप किस तरह से देख पा रहे हैं सर, पावा सर? नहीं, ये एक तरीके के ना प्रेशर करने के और दबाव डालने के तरीके होते हैं, क्योंकि अमेरिका ट्रंप के टाइम में ट्रंप की अपनी कुछ ऐसी नीतियां थी, चाहे वो कुछ भी वजह रही हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पुतिन के पपेट थे। उन्होंने जो डॉलर की पावर थी उसको कम करने के लिए सऊदी अरब को धीरे धीरे रूस की कैटेगरी में या रूस की तरफ डालने की कोशिश की थी जी। और उसका नतीजा ये कि आज डी डॉलराइजेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। जहां तक चाइना की बात डॉक्टर व्यास कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक है कि चाइना ने स्प्रिंग पल्स कि उसमें हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि चीन की अमेरिका आके इसमें हमारी कोई मदद कर देगा, तो शायद ये गलत फहमी होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कहीं भी किसी भी देश को ऐसी मदद कर पाया हो, चाहे वो 1971 का पाकिस्तान हो या आज का इजराइल हो जी। हाँ, आने वाले टाइम में इसी तरीके के आरोप हमारे ऊपर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं लगते, या ऐसा ही कोई इंसिडेंट वो सामने नहीं लाते स्पाइंग का या किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी का, तब हम मान सकते हैं कि हम एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर वो वहां से भी कोई ऐसी आवाज आती है तो फिर भारत के लिए एक तकलीफ का और एक दिक्कत की मसला हो सकता है। तो ये तो मुझे लगता है कि जो कयास आप लगा रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि फाइव आइज इंटेलिजेंस का जो रोल है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने उस समय भी जो है अपना जो साथ है कनाडा के पक्ष में दिखाया था, तो इस तरह के कयास तो लगाए जा सकते हैं मुझे लगता है डॉक्टर पापा। देखिए, निज्जर के बाद पन्नू और इसके अलावा जो वहां पर ब्रिटेन में गए हैं खंडा साहब, हालांकि वो हॉस्पिटल में डेथ हुई है, और एक पाकिस्तान में भी किसी का मर्डर हुआ है जी। तो इन सब बातों को भी कहीं ना कहीं भारत के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जो डीप स्टेट्स होती हैं इंटरनेशनल, उनको एक वर्चुअल एनिमी चाहिए होता है, उनको एक दुश्मन अपने सामने खड़ा करना होता है। वो दुश्मन आज तक था इस्लाम और इस्लामोफोबिया था जी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में
वो इंडोफोबिया या हिंदूफोबिया जैसा कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भारत के विरुद्ध वो कोई इतना बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हो जिससे हमारी संप्रभुता, अखंडता और हमारा इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा राष्ट्र, आज हमारी 140 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो एक बहुत बड़ी पावर है जी। कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न पावर्स को तकलीफ देती है जिनके देश हमारे शहरों के बराबर है। तो ऐसी किसी भी कॉन्स्पिरेसी के लिए भारत सरकार को कम से कम आने वाले 25-50 साल की एक प्लानिंग बनाकर चलनी चाहिए और उन प्लानिंग्स को पार्टी के और पॉलिटिक्स के और चुनावों के बेनिफिट से हटाकर देखना चाहिए, हटाकर चलाना चाहिए। पर इसकी कमी तो दिख रही है, पर इसकी कमी दिखती है, इस सामंजस्य की कमी दिखती है। डॉक्टर जय नारायण जी, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहती हूँ। देखिए, अब आप उसकी कमी ढूंढना ही चाहे तो पहली बार इतिहास में अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान he visited the Pak occupied Kashmir. Not only that, he said Azad Kashmir. Right. So ये भी लोग कोई ठीक से चल रहे हैं ऐसा मानने का कोई रीजन नहीं है, मगर अल्टीमेटली डिप्लोमेसी है। वो आप खुलेआम करना इतने बड़े देश से पसंद नहीं करेंगे और भारत का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है और मैं मानता हूँ कि दोनों के इंटरेस्ट साथ रहने में है, कन्फ्रंटेशन में नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप जुड़े, आपने समय निकाला और इस चर्चा को सार्थक बनाया। डॉक्टर प्रमोद पावर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, जो कि कम समय की वजह से, समय की बाध्यता की वजह से बीच में हमारे साथ जो है वो चले गए, तो बहुत बहुत उनका भी आभार कि उन्होंने समय निकाला। और दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया स्ट्रेट टॉक के बारे में जो भी शिकायतें या फिर सुझाव भेजना चाहते हैं, हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर अवश्य भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।